हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीडीपी। तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी आपको कराने वाले हैं। तो चैनल पर जो लोग नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितनी भी मेरी क्लासेस हो सारी क्लासेस आपको मिलती रहे। यदि आप चाहते हैं कि मेरा फर्स्ट ईयर टाइम में सीटेट क्लियर हो जाए तो अपनी तैयारी को अभी से रेगुलर करते रहिए और जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रही हूँ सभी करते जाइए, आपका 100% निकल जाएगा। जो लोग सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करेंगे वही लोग अक्सर फेल हो जाते हैं, तो ऐसी गलती आप भी मत करिए। अपनी तैयारी को अभी से रेगुलर करते रहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला है, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण। तीसरा है, आकलन के योगात्मक तरीके। चौथा ऑप्शन है, परीक्षा के लिए सीखना। तो आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है तो बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा, एनईपी के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य होता है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित समायोजन रणनीति का सही युग्म है? तो बताइएगा। पहला है, प्रतिभाशाली, आसान और बहुत ही सरल सामग्री देना। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बहुत आसान सरल सामग्री देना, ये सही हो जाएगा। दूसरा है, सौलीनता, कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना। तीसरा है, पठन वैकल्प, उत्तम चित्रों के आधार पर दत्त कार्य देना। चौथा है, वाक्य ध्वनि, वाक्य हानि, धैर्य दिखाना, प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चौथा युग्म सही हो जाएगा। तो समझिएगा, यदि किसी बच्चे को वाक्य हानि है तो शिक्षक को धैर्य दिखाते हुए उसे जवाब देने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए ताकि वह बच्चा सहजता से अपनी बात को रख सके। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए, शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो पहला तो सही हो जाएगा। ये में कहा गया है कि शिक्षकों को निर्णय लेते समय विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन करना चाहिए, जो कि यह सही है। विद्यार्थियों की सोचने की क्षमता को बढ़ावा देता है और उन्हें अपने सीखने के प्रति जिम्मेदार बनाता है। तो पहला तो सही हो जाएगा। कारण आर है, अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा। आर में कहा गया है कि अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीधे स्थानांतरित किया जाता है, जो कि सही नहीं है। बच्चों के सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है, ना कि सिर्फ जानकारी को स्थानांतरित किया जाता है। इसलिए आर यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, ये सही है, आर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती। दूसरा है, एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और सजा देकर खत्म कर देना चाहिए। तीसरा है, त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। चौथा ऑप्शन है, विद्यार्थी अपनी त्रुटियों की स्वयं खोज और सुधार करने में सक्षम नहीं है। तो त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है, जो कि बिल्कुल सही है। त्रुटियां अधिगम का स्वाभाविक और आवश्यक हिस्सा होती हैं।
जब छात्र अपनी त्रुटियों पर विचार करते हैं तब वह गहराई से किसी चीज को सीख जाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है? तो सहसावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम हो जाता है। दूसरा है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। तीसरा है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। चौथा है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत कल्पनात्मक खेल करना शुरू करता है। तो कौन सा मिलान सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है, जो कि सही हो जाएगा। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लगभग 11 वर्ष की उम्र के बीच होती है। इस अवस्था में बच्चा तर्क संगत सोचना, वर्गीकरण करना और संरक्षण करने की समझ विकसित करना शुरू करता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बहुबुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। तो कौन सी बुद्धि में? प्रकृतिवादी, भाषाई, अंतर्व्यक्तित्व। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत बहुबुद्धि के व्यक्तियों में अपनी खुद की पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। तो अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि में। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि उस व्यक्ति में होती है जो स्वयं की गहरी समझ रखता है और अपनी भावनाओं, इच्छाओं को पहचानता है। अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि वाले व्यक्तियों में आत्मचिंतन में सक्षम होते हैं और अपनी आंतरिक दुनिया को अच्छे से समझते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है? बी को डी के रूप में लिखना, 21 को 12 में लिखना, कम ध्यान अवधि और अत्यधिक शारीरिक गतिविधि, बार बार स्वभाव बदलना, अपमानजनक व्यवहार। कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है? तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा सही। यह व्यवहार पठन वैकल्य डिसलेक्सिया की पहचान होती है। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चे को अक्षरों और अंकों को पहचानने में कठिनाई होती है। जैसे अक्षरों को उल्टा घुमाकर पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो वह हो जाएगा पठन वैकल्य विकार हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही बताना है, विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। दूसरा है, विकास अव्यवस्थित होता है। तीसरा है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। चौथा ऑप्शन है, विकासात्मक प्रतिमान संस्कृति परिवेश से प्रभावित नहीं होते हैं। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो विकास एक सतत प्रक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। विकास एक निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर पूरे जीवन तक चलती रहती है। यह बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक सभी पक्षों को प्रभावित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? तो बताइएगा। आज्ञा पालन एवं दंड अभिन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास, तीसरा है अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास, चौथा ऑप्शन है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आज्ञा पालन एवं दंड अभिन्यास। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। प्रारंभिक पूर्व परंपरागत स्तर का पहला चरण है यह, जिसमें बच्चे नैतिक निर्णय इस आधार पर लेते हैं
कि नियम तोड़ने पर सजा मिलेगी। तो आज्ञा पालन दंड अभिन्यास हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता है, इसका चित्रण करना। दूसरा है, कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना। मानक वर्ग में बच्चे को लेबलिंग करना। चौथा ऑप्शन है, अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है, इसका वर्णन करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। मूल्यांकन का केंद्र होना चाहिए, अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है, इसका वर्णन करना। मूल्यांकन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थी क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं और उनकी सीखने की प्रगति कैसी है। यह प्रक्रिया सहायक और विकासोन्मुखी होनी चाहिए, ना कि केवल त्रुटियां ढूंढने पर, तुलना करने पर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है? तो किससे बचना चाहिए? तो ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना। दूसरा है, विद्यालय के सभी क्षेत्रों को रैंप और लिफ्टों में समतल करना। तीसरा है, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करना। चौथा है, बैठने की व्यवस्था में उचित समावेशन करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना। इससे बचना चाहिए। गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों को चलने फिरने, सीढ़ियां चढ़ने में कठिनाई होती है। यदि कक्षाएं और अन्य सुविधाएं ऊपरी मंजिलों पर हो तो बच्चों के लिए असुविधाजनक बाधक हो सकता है। इसलिए उन्हें रैंप और लिफ्ट की सुविधा होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संप्रदाय पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस के प्रयोग से बचना चाहिए? उस संप्रदाय से संबंधित उदाहरण, उस संप्रदाय के लिए असतत उदाहरण, संप्रदाय संबंधित गैर उदाहरण, उनकी संस्कृति में प्रचलित आद्य रूप। तो एक संप्रदाय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को किस प्रयोग से बचना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस संप्रदाय के लिए असतत उदाहरण से बचना चाहिए। जब हम किसी संप्रदाय कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हैं, हमारा लक्ष्य होता है विद्यार्थी उसे सार्थक, व्यापक, विभिन्न संदर्भों में समझ सके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, उस संप्रदाय के लिए असत उदाहरण से बचना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? जन्म पूर्व का समय, प्रारंभिक अवस्था, मध्य बचपन, युवा अवस्था। तो भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है? तो प्रारंभिक अवस्था होती है। इस अवस्था के दौरान बच्चे जो सुनते हैं और अनुभव करते हैं उसे सीखते हैं। संवेदनशील अवधि बच्चों के भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हम इस अवधि के दौरान बच्चे को भाषा का पर्याप्त संपर्क ना हो तो भाषा विकास में रुकावट आ सकती है। इसलिए यह प्रारंभिक अवस्था संवेदनशील अवस्था होती है भाषा सीखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन, मौखिक दंड का प्रयोग, एक रूपी मानकीकृत पठचर्या, केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देगा? वह हो जाएगा केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, असफलता से बचने वाले लक्ष्य, असफलता स्वीकार्य लक्ष्य, आत्मपराजित लक्ष्य। तो शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य का मतलब होता है विद्यार्थी अपनी क्षमताओं और कौशलों को सुधारने के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं, ना कि केवल बाहरी पुरस्कार या सफलता के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी क्लास के साथ।